ठीक है, अब आ रही है। ठीक है, अभी जो लोग लाइव आ गए उनको आवाज आएगी। कितने सारे लोग हैं आप लोग, कैसे हैं बताइए। आवाज का नहीं बता पा रहे थे कि आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी के प्रश्न जो चलेंगे आवाज के साथ चलेंगे, इतना वीडियो काटा जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की सभागार किस स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सभागार, ये राखालदास बनर्जी बता दिया। सभागार कहां से मिला, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। एक विशाल सभा मिली है जहां पर लोग बैठ के सारी चीजों को डिस्कस करते थे, ये कहां मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी मानी जाती है, तो बता देना हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है, मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन, और सबसे प्राचीन भारत में अन्न के साक्ष्य भी शायद यही मिले मेहरगढ़ में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मेहरगढ़ से मिली। सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है, मेहरगढ़। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ, तो विदेशी आक्रमण, बाढ़, सूखा, या इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन सभी से हुआ। ठीक है, इनमें से सभी इसका उत्तर होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल या सबसे प्राचीन स्थल अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, तो मेहरगढ़ है। कौन सा है, मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल, सबसे पुराना स्थल कौन सा है, मेहरगढ़ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल मेहरगढ़ है। ठीक है, कालीबंगन किस आधुनिक राज्य में स्थित है। कालीबंगन जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था, जहां पर की बहुत सारी मेकअप की सामग्री मिली है, वो किस आधुनिक राज्य में स्थित है, तो बता देना राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है कालीबंगन। ठीक है, राजस्थान में क्या है, कालीबंगन है, राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी नगर योजना कैसी थी, क्या बोल रहे हैं, नगर योजना कैसी थी, तो ये है बिना योजन के कांटेदार ग्रिड प्रणाली, त्रिकोणीय, तो ग्रिड प्रणाली की थी। ग्रिड प्रणाली समझ रहे हो, प्रॉपर ये समकोण पर सारी चीजें बनती थी, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी बने, तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी हड़प्पा सभ्यता की नगर योजन व्यवस्था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को दो भागों में बांटा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि दो टीले प्रमुख रूप से बढ़ते थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जहां पर कि एक टीले में शासक वर्ग रहता था, एक में आम जनता। तो ये लोथल और ये सारी चीजें तो एक में थी, मोहनजोदड़ो दो टीलों में बटा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो कितने था, दो टीलों में बटा था। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है, अभी बताया था मैंने, कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस पदार्थ की बनी होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो मुद्राएं बनी होती थी वो एक पदार्थ होता है टेराकोटा, किसका, टेराकोटा, इसकी बनी होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में चाक का प्रयोग किया जाता था, हाँ किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का मिश्रण बनाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और कांसा सबसे ज्यादा उपलब्ध था, तो कोई भी धातु बनानी होती थी तो कांसे को मिक्स धातु के रूप में जरूर मिलाते थे। ठीक है, तो कांसा सबसे ज्यादा मिलता था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या, मोहनजोदड़ो का मतलब निकाला गया, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, जो मरे हुए लोगों का टीला होता है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में, देखो धौलावीरा बहुत प्रसिद्ध था, ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, पहले चर्चा में भी था। तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में है, ये काफी बड़ा स्थल है। अभी तक भारत में जो प्राप्त स्थल है उनमें धौलावीरा सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत में जो प्राप्त स्थल है उनमें धौलावीरा सबसे बड़ा है, अगर पाकिस्तान की बात को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे देवता पूजित थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख देवता थे, ये प्रमुख प्रभु थे भगवान शिव या पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, मैंने बताया आपको, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम हाँ दयाराम साहनी ने की 1921 में। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस रंग की मिट्टी से बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल रंग की मिट्टी से बर्तन बनाते थे, आज के लोग भी लाल रंग की मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पौधे का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए करते थे? तो सजने के लिए अभी आप कौन सी चीज लगाते हो? मेहंदी। तो उस समय भी किसका प्रयोग करते थे? मेहंदी का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कुओं का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? हड़प्पा सभ्यता में कुओं का भी प्रयोग होता था। किस उद्देश्य से होता था कुओं का प्रयोग? मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता था। वो तो नहाने के लिए नहीं होता था, पेयजल के लिए। वैसे सभी के लिए भी लगा दोगे तो चलेगा, क्योंकि कुओं का प्रयोग सबके लिए होता था। मुझे लगा कुछ अलग दिया होगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग में अपन क्या क्या है, ये ऐसा रटे रटाए प्रश्न तो है नहीं, तो अपने सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। सिंचाई, नहाने और पेयजल तो सभी के लिए होता था, ठीक है। ठीक है, कुएं का प्रयोग किस लिए होता था? सभी के लिए होता था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस भाषा के लिपि के संकेत मिलते हैं? ठीक है, तो हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस भाषा के लिपि के संकेत मिलते हैं? तो देखो चित्री लिपि। कौन सी? मैंने आपको बता दिया बार बार, चित्री लिपि, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं उसमें कौन सी भाषा की लिपि का संकेत मिलेगा? चित्री लिपि का संकेत मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है? हड़प्पा कालीन मोहरों में किस भाषा की लिपि के संकेत मिलते हैं? तो बता देना चित्री लिपि, ठीक है। क्या बता दोगे? चित्री लिपि के संकेत मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस अनाज का उत्पादन नहीं करते थे? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं था, जौ था, सारी चीजें थी, लेकिन किसका उपयोग नहीं करते थे? तो बता देना मक्के का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, ठीक है। मक्के का उपयोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? धातु है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। लोहा आपको पता है उत्तर वैदिक काल में आया है, तो लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। अगर कर पाते तो हो सकता है सभ्यता और पनपती, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किए गए वजन किस धातु से बनते थे? तो पत्थर से बनते थे, क्योंकि लोहा तो था नहीं, तो किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में सबसे लंबा नगर कौन सा था? सबसे लंबा नगर, ठीक है। तो इसमें आप बता देना सबसे लंबा नगर धौलावीरा। अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा नगर यूनेस्को में भी शामिल है, धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे? क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे? ठीक है, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, या ऊपर के सभी है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबको पालते थे, सभी को पालते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी को पालते थे, ठीक है। वैसे गाय के साक्ष्य इसमें कम मिलते हैं, पर साक्ष्य नहीं मिलते इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं रही होगी, क्योंकि गाय नहीं रही होगी तो बैल कहां से रहे होंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के घरों का मुख्य निर्माण किससे होता था? हड़प्पा सभ्यता के घर के जो निर्माण होते थे वो मुख्य रूप से कितने होते थे? पक्की ईंटों से होते थे। मैंने बताया प्रॉपर नगरीय नियोजित सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनते थे? पक्की ईंटों से बनते थे। किससे बनते थे? पक्की ईंटों से बनते थे, ठीक है। वेदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? वैदिक काल प्रारंभ चालू हो गया, वेदों की कुल संख्या बिल्कुल रटा रटा ऐसा प्रश्न 4 बताई गई है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता में आ जाएगा इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। वेदों के किस नाम से जाना जाता है? वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो वेद क्या कहीं लिखे लिखाए तो मिले नहीं थे कि ब्रह्मा भगवान ने लिख के भेज दिया था एक पैकेट, ऐसा ठीक नहीं है। तो वेदों को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति साहित्य। वेदों को श्रुति साहित्य बोलते हैं, अर्थात उनको सुन सुनकर एक दूसरे के थ्रू पहुंचाया गया, फिर उनको बाद में लिखा गया, तो वेदों को श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो सभी वेदों में कुछ सूक्त हैं या सूक्तियां हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर लाइन है। उसमें ऋग्वेद में कितनी है तो बता देना 1028 है। कितनी है? 1028 सूक्तियां हैं, ठीक है। वेदों को संहिताओं में विभाजित किया गया, इनमें से एक कौन सी नहीं है? ठीक है, तो वेदों को कुछ संहिताओं में विभाजित किया गया, इनमें से कौन एक नहीं है? तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है और सूत्र नहीं है, ठीक है। सूत्र काल अलग होता है, तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वैदिक संहिताओं में आता है, जबकि सूत्र नहीं आता, सूत्र साहित्य अलग है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी, मतलब जीवन यापन के लिए क्या काम करते थे? तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आजीविका जो थी वो थी कृषि। क्या थी? कृषि। तो ऋग्वैदिक काल के लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि का प्रयोग करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में नहीं, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल अर्थात यह वैदिक काल आए, उत्तर वैदिक काल में आएगा तब कृषि आएगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या था दोस्तों? तो यजुर्वेद का मुख्य विषय था कर्मकांड। क्या था? कर्मकांड, ठीक है।
यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विधियों और मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है। यजुर्वेद है, उसका मुख्य विषय क्या है, कर्मकांड, ठीक है। अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो अथर्ववेद है, सबसे लास्ट का वेद है जिसे हम बोलते हैं। इसमें औषधि और तांत्रिक बातों का प्रयोग किया गया, बताया गया, ठीक है। औषधि और तांत्रिक चीजों का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। सामवेद का संबंध किससे है, सामवेद को आपको पता होना चाहिए संगीत से होता है। किससे होता है, संगीत से इसका संबंध होता है। तो सामवेद का संबंध कोई पूछ ले तो बोल देना संगीत से, ऑप्शन ए सही बता देना, ठीक है। वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र कौन सा है, तो वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र कौन सा है, ये पूछेगा आपसे तो बता देना वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र जो है वो सरस्वती नदी का क्षेत्र है। कौन सा है, सरस्वती नदी का क्षेत्र है, जिसके किनारे वैदिक सभ्यता पली पुसी बढ़ी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था, ऋग्वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था, ठीक है। आपसे ऑप्शन में पूछेगा ऋग्वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था, तो आप बता देना कि गंधर्व विवाह था, जिसे वर्तमान में प्रेम विवाह भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विवाह किस प्रकार का था, गंधर्व विवाह, जिसे वर्तमान में प्रेम विवाह भी कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में यह विवाह का एक प्रकार था जिसे गंधर्व विवाह या वर्तमान में जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से कैसा विवाह होता था, गंधर्व विवाह, ठीक है। वैदिक समाज में स्त्रियों में कौन से अधिकार प्राप्त होते थे, शिक्षा का अधिकार, विवाह का, धार्मिक अनुष्ठान का। विवाह अपने मन से पति को चयन कर सकती थी, धार्मिक अनुष्ठान उत्तरोक्त थी। तो वैदिक काल एक अच्छा काल था दोस्तों। तभी आपने सुना होगा कि दयानंद सरस्वती जी क्या बोलते हैं, वेदों की ओर लौट चलो। मतलब कि वैदिक काल सबसे अच्छा काल था जहां पर की सारी चीजें उपलब्ध थी, महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे, छुआछूत नहीं थी, सब कुछ था। तो महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, विवाह का चयन स्वयं अपने, ठीक है, गंधर्व विवाह तभी प्रचलित थे, और धार्मिक अनुष्ठान भी महिलाएं कर सकती थी, यज्ञ में भी भाग ले सकती थी। तो उपरोक्त सभी प्रकार के अधिकार महिलाओं को वैदिक काल में थे, ठीक है। उपनिषद किस विषय से संबंधित है, क्या बोल रहा है, उपनिषद किस विषय से संबंधित है। तो उपनिषद में देखो दर्शन है, विज्ञान है, खगोल है या भूगोल है, ठीक है। तो उपनिषद में दर्शन संबंधित है, ठीक है। दर्शन किससे संबंधित क्या है, उपनिषद, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न, इसलिए ज्यादा व्याख्या का समय नहीं है, सीधे उत्तर पर जाते हैं, ठीक है। वैदिक काल में राजा को कौन चुनता था, वैदिक काल में राजा को कौन चुनता था, ठीक है। तो राजा के चयन के लिए सभा और समितियां होती थी, जिसमें से प्रमुख काम था समिति का, तो वो राजा को चुनती थी, ठीक है। तो सभा और समिति ऑप्शन में लगा देना सही, ठीक है, सभा और समिति लगा देना, ठीक है। ऋग्वेद में प्रयुक्त नदी शब्द का विशेष महत्व किसके लिए था, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो नदी शब्द का प्रयोग हो उसका विशेष महत्व किसके लिए था, तो ऋग्वेद में जो नदी का प्रयोग किया गया दोस्तों, उसका विशेष महत्व जो था आपका, ऋग्वेद में जो नदी का प्रयोग है उसका विशेष महत्व परिवहन के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, परिवहन के लिए किया जाता था। ठीक है, चलना, ठीक है। ऋग्वेद में प्रयुक्त नदी शब्द का विशेष महत्व किसके लिए था, परिवहन के लिए था। ये आ गया ऑप्शन सी, परिवहन। फिर ऋग्वेद की रचना किस शैली में की गई है, ठीक है। तो देखो वेद जो है उनकी रचना प्रमुख रूप से पद्य शैली में की गई, तो ऋग्वेद की रचना भी किस शैली में की जाएगी, पद्य शैली में। हिंदी आपके सिलेबस में है वर्ग 3 वालों, तो आपको पता होना चाहिए गद्य शैली क्या होता है, पद्य शैली क्या होता है। पद्य शैली जिसमें हम कविताएं आदि लिखते हैं, ठीक है ना, पुष्प की अभिलाष है, ये सब क्या है, पद्य शैली है। तो पद्य पढ़ते थे, तो ऋग्वेद को किस शैली में लिखा गया है, पद्य शैली में लिखा गया है। तो ऋग्वेद की रचना किस शैली में हुई, पद्य शैली में। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, पद्य शैली में, ए नहीं। वैदिक युग में नृपति शब्द का क्या अर्थ होता था, नृपति, नृपति, नृपति यानी राजा, ठीक है। तो राजा ऑप्शन सी में होगा। तो नृपति शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता था वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक शिक्षा का केंद्र क्या था, तो वैदिक शिक्षा जहां मिलती थी उसे क्या कहते थे, गुरुकुल, पाठशाला, मंदिर या महाविद्यालय, तो बोलते थे गुरुकुल। क्या बोलते थे, गुरुकुल बोलते थे, जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो गुरुकुल बोलते थे जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का हुआ है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस देवता का हुआ है, सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है, इंद्र देवता को हुआ। कितने बार हुआ है, 250 बार। कितने बार, 250 बार से ज्यादा बार ही हुआ है, 254 बार लगभग। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ, इंद्र देवता का, 254 बार, ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इनका हुआ है, ठीक है।
वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? देखो, सभा और समितियां दोनों थी। समिति का काम क्या था? राजा का चयन करना। और सभा का काम क्या था? कि यहां पर न्याय देना। क्या काम था? न्याय देना। ठीक है। वैदिक काल में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? समिति का प्रमुख कार्य राजा का चुनाव करना। मैंने आपको बार बार सारी चीजें इसलिए बताई हैं कि सब चीजें आपको याद रहे, कि सभा का क्या काम था, समिति का क्या काम था, सारी चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। किस में हुई है? वैदिक संस्कृत में। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन आएगा वैदिक संस्कृत, सही लगा देना। ऑप्शन ए में रहेगा पेपर में भी। ठीक है। वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग पहले हुआ? वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग पहले हुआ? ठीक है। तो वैदिक काल में देखो, उत्तर वैदिक काल में तो लोहा आ गया, लेकिन वैदिक काल में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग हुआ, जिस धातु को लोगों ने जाना, वो तांबा थी। है ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन बी तांबा। ठीक है। ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे? क्या बोलता है? ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे? ठीक है। तो पुरोहित कौन होगा? जो यज्ञ के काम करवाएगा। ठीक है। तो याज्ञिक को पुरोहित कहते थे। ठीक है। ऑप्शन सी। ठीक है। ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहते थे? याज्ञिक को। वैदिक काल की कौन सी नदी सबसे अधिक वर्णित है? वैदिक काल की कौन सी नदी सबसे अधिक वर्णित है? तो वैदिक काल की कौन सी नदी सबसे अधिक वर्णित है? मैंने आपको बताया कि यहां पर आपकी सरस्वती नदी का वर्णन सबसे ज्यादा वैदिक काल में होता है। ठीक है। सरस्वती नदी को सबसे पूजनीय भी माना गया और सबसे ज्यादा बार इसका वर्णन भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का काल में महिलाएं कौन सी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी? ठीक है। तो धार्मिक, युद्ध या राजनीति। ठीक है। महिलाएं कौन सी शिक्षा प्राप्त करती थी? ठीक है। एक मिनट, पूरा प्रश्न। ठीक है। तो सभी शिक्षाएं महिलाएं प्राप्त करती थी। मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त करती थी वो धार्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी। कैसी? धार्मिक। राजनीति में महिलाओं का कोई उल्लेख वैसे मिलता नहीं है, तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त महिलाएं करती थी। ठीक है। ऋग्वेद में किस सामाजिक संस्था का उल्लेख मिलता है? परिवार, जाति, पंचायत या नगर निगम? तो ऋग्वेद में जिस सामाजिक संस्था का उल्लेख मिलता है उसका नाम है परिवार। परिवार या कुल नामक इकाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है। परिवार या कुल नामक इकाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, आपका कमेंट आ रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट के लिए बता रहे हैं कि चल नहीं रहा है। ठीक है। अभी आपका कमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ऋग्वेद में किस सामाजिक संस्था का उल्लेख मिलता है? परिवार, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? तो वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी, सबसे ज्यादा धनी वही माना जाता था। तो वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? गाय था। ठीक है। वैदिक काल में धन का प्रमुख रूप क्या था? गाय था। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वैदिक समाज में ऐसा नहीं था कि आप ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए तो ब्राह्मण होंगे, वणिक के यहाँ पैदा हुए तो वैश्य होंगे, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए क्षत्रिय होंगे, शूद्र के यहाँ पैदा, ऐसा नहीं था। आपके कर्म कैसे, आपका पेशा कैसा है, तो पेशा इसका आधार था किसका? वर्ण का। कि आप जिस कर्म में संलिप्त हैं, जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे, उस तरह का आपका क्या हो जाएगा? आपका वर्ण हो जाएगा। ठीक है।
अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था दोस्तों? साम्राज्य विस्तार से। ठीक है, आपने रामायण देखी होगी, उसमें लवकुश लोग जाते हैं, लवकुश लोग घोड़ा पकड़ते हैं भगवान राम का, और भगवान राम ये बोल के घोड़ा छोड़ते हैं कि ये घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ तक हमारा साम्राज्य है, और यदि कोई इसको कहीं पकड़ लेता है तो उसको हमसे युद्ध करना होगा ताकि हम वहाँ तक जाकर भी अपना साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे? साम्राज्य विस्तार से। ठीक है, राजस्व यज्ञ का संबंध किससे है? तो राजस्व यज्ञ का संबंध राज्य अभिषेक से। किससे है? राज्य अभिषेक से। राजस्व, जब राजा का राज्य अभिषेक होता था उस समय राजघराने में राजस्व यज्ञ करवाया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में दशराज युग किससे संबंधित है? दशराज युग, दशराज युद्ध किससे संबंधित है? ठीक है, तो दशराज युद्ध किससे संबंधित है? 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, ये ऋषियों का युद्ध था, भरत कबीला और कौन सा कबीला था आपका? विश्वामित्र का कबीला था। तो ये राजाओं के बीच में युद्ध था। ठीक है, 10 राजाओं के बीच में युद्ध था, 2 कबीले थे, जिसमें भरत कबीले की अंतर्गत जीत हो जाती है। ठीक है, वैदिक युग में सूत किसे कहते थे? सूत किसे कहते थे? ठीक है, ये पूछता है प्रश्न कई बार इस तरह के कि वैदिक काल में सूत किसे कहते थे? तो सूत कहते थे रथचक, व्यापारी, पुरोहित या शिक्षक। तो कहते थे रथ चालक को। किसको? रथ चालक को बोलते थे सूत। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? अभी बताया था गुरुकुल था, बार बार आ गया प्रश्न। वैदिक काल में ऋषि कौन थे? ठीक है, वैदिक काल में ऋषि कौन थे? तो योद्धा तो हो नहीं सकते, व्यापारी भी नहीं हो सकते, राजा भी नहीं हो सकते, कौन होंगे? दार्शनिक और विद्वान ऋषि थे। ठीक है, दार्शनिक और विद्वान को क्या बोलते थे? ऋषि बोलते थे। ठीक है, वैदिक काल में ऋषि कौन थे? दार्शनिक और विद्वान। ठीक है, वैदिक काल में कुलपति किसे कहते थे? वैदिक काल में कुलपति किसे कहा जाता था? तो जो कॉलेज का या उसका हेड होता, वर्तमान में कुलपति इसे कहते हैं। यहाँ पर क्या है? तो गुरुकुल का प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, गुरुकुल का प्रमुख ही कुलपति कहलाता था। ठीक है, वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? ठीक है, तो वैदिक काल में प्रमुख रूप से जो हुआ वो कृषि हुई। क्या हुई? कृषि हुई। अगर यहाँ पशुपालन ऑप्शन में होता तो उसको आप वहां पर लगा देते। ठीक है, वैदिक देवता वरुण किससे संबंधित है? वैदिक देवता वरुण किससे संबंधित है? वरुण जल के देवता माने जाते हैं। ठीक है, जल के, देखो बारिश के देवता अलग हैं, पानी बरसाने वाले इंद्र हैं, लेकिन जल के जो देवता हैं वो वरुण है। ठीक है, वैदिक समाज में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था? तो सबसे उच्च वर्ण वैदिक समाज में कौन सा था? आपको पता है, ब्राह्मण वर्ण था। है क्या? हाँ, डी ऑप्शन। वैदिक देवता अग्नि का क्या अर्थ होता? अग्नि का क्या कार्य था? ठीक है, वैदिक देवता अग्नि थे, उनका क्या कार्य था? तो वैदिक देवता जो अग्नि थे वो संदेश वाहक का कार्य करते थे, एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने। तो अग्नि देवता जाते थे लेके, पोस्टमैन का काम कौन करते थे? अग्नि देवता। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद है, उसको किस नाम से जानोगे? तो उपनिषदों को जाना जाता है ज्ञान कांड के नाम से। किसके नाम से? ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में अनाज को क्या कहा जाता था? यव, तृण, धान्य, औषधि, यव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनाज को यव कहा जाता था। ठीक है, वैदिक यज्ञ में होम का क्या महत्व था? क्या वैदिक यज्ञ में होम का क्या महत्व था? तो देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक है, तो हम हवन लगा रहे हैं, अर्थात कि हम चावल है, घृत है, ठीक है, सारी चीजों को हवन में डाल रहे हैं। तो वैदिक काल में जो हवन लगा रहे हैं तो देवताओं को प्रसन्न करें कि हम अपनी चीज आपको अर्पण कर रहे हैं। अभी भी यही करते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में होम का क्या महत्व था? देवी देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख बोली क्या थी? ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख बोली क्या थी? तो ऋग्वेद में आर्य थे, उनकी प्रमुख बोली क्या थी? वैदिक संस्कृत। वो किस भाषा में बात करते थे? वैदिक संस्कृत में बात करते थे। ठीक है, वैदिक काल में नदी का क्या, नदी को क्या माना जाता है? तो वैदिक काल में नदी, मैंने बताया आपको, सर्वाधिक पूज्य थी, सबसे पूज्य नदी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदी तमा, माते तमा, देवी तमा आदि कहा गया है, और यहाँ पर नदी को माता माना जाता है। क्या माना जाता है? माता। तो वैदिक काल में नदी का सर्वाधिक महत्व और माता माना जाता है, और गाय का भी सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, ऋग्वेद में सोम का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में सोम शब्द का वर्णन मिलता है। सोम एक पेय पदार्थ है जो कि हिमालय की हिमवंत चोटी से मिलता था, हिमालय पर्वत से लेकर आते थे। इसके बाद एक पौधा भी जो सेम का पौधा होता है उसे सोम का पौधा कहते थे, और एक पेय पदार्थ भी हो गया, और एक देवता जो कि चंद्रमा है वो सोम देवता कहलाते हैं। तो एक ये सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे कि वैदिक काल में सोम का क्या अर्थ है? तो देवता भी है, पौधा भी और पेय भी है, सब कुछ है। ठीक है,
वैदिक समाज में किस वर्ण को व्यापार का कार्य प्राप्त था, ये पता होना चाहिए आपको। वैश्य वर्ण को था, इसमें कोई विशेष समय देने की बात नहीं। ऋग्वेद के अनुसार अग्नि किसका पुत्र है, तो अग्नि पृथ्वी का पुत्र है। ऋग्वेद के अनुसार लिखा गया है ऋग्वेद में कि अग्नि किसका पुत्र है, तो ऋग्वेद में लिखा गया है अग्नि पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, अग्नि पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा धरती मैया फटती हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है। क्या होते हैं, धरती मैया फटती हैं और अग्नि प्रकट हो जाती है। इसलिए धरती के नीचे इतने सारे ज्वालामुखी है, धरती इतनी गर्म है, क्योंकि धरती का पुत्र कौन है, अग्नि। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसा लिखा है। ऋग्वैदिक काल में राजा की प्रमुख भूमिका क्या थी, तो राजा की प्रमुख भूमिका थी युद्ध का नेतृत्व करना। न्यायाधीश कौन था, सभा का काम था न्याय। ठीक है, और पुजारी का काम अलग था। ठीक है ना, तो ये सबके काम अलग अलग थे। राजा का काम था युद्ध का नेतृत्व करना। ठीक है, ऋग्वेद में मनु किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो मनु हम मानते हैं कि हम सब मनुष्यों के जो पितृ पुरुष हैं वो मनु है। सबसे धरती में पहला पुरुष कौन है, मनु है। तो मनु मानवों के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, ऋग्वेद में। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के प्रश्न आ गए हैं आपको यहाँ पर थे आपके वर्ग 3 वाले परीक्षा में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ या कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 को। कब हुआ, 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार है उसकी सर्बिया में हत्या हो गई थी। यही है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, सर्बिया के द्वारा करवा दी गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, सराजेवो हत्याकांड जिसको बोलते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी। इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था। प्रमुख तत्कालिक कारण था, बाकी दीर्घकालिक कारण बहुत थे। ट्रिपल एतांत में कौन सा देश शामिल है, ट्रिपल एतांत में कौन सा देश शामिल है, तो बता देना कि ये जर्मनी, ये सॉरी ब्रिटेन और फ्रांस और रूस, ये मित्र राष्ट्र जिन्हें बोला जाता है ट्रिपल एतांत। इसमें कौन कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस जो कि धुरी राष्ट्र जिसे कहा जाता है, जो कि विश्व युद्ध को चालू करवाने में बढ़िया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में टैंक का पहला उपयोग किसने किया, तो टैंकों का प्रयोग भी पहले सबसे पहले विश्व युद्ध में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले किसने किया, तो ब्रिटेन ने किया। किसने किया, ब्रिटेन ने किया। ठीक है, वर्साई की संधि कब हुई, ठीक है, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, बहुत महत्वपूर्ण संधि थी। और ये संधि हुई 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को हुई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, देखो प्रथम विश्व युद्ध जब चालू हुआ तो अमेरिका उसमें कोई शामिल वामिल नहीं था, अमेरिका इसमें बाद में शामिल हुआ। तो पूछा गया कि कब शामिल हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, तो बता देना 1917 में शामिल हुआ। और इस समय रूस इससे बाहर हो गया। ठीक है, पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब बाहर हुआ, तो 1917 में हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ, तो 1917 में। ये दोनों कांड कब होते हैं, 1917 में होते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का नेता कौन था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का नेता कौन था, जॉर्ज निकोलस द्वितीय, लेनिन, स्टालिन या टालिस्ट। ठीक है, जॉर्ज निकोलस द्वितीय। ठीक है, जॉर्ज निकोलस द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध किस मोर्चे पर, तो खाई युद्ध भी होते थे। ठीक है, जो कि छुप के होते थे, खाई युद्ध, खाई में घुस के। ठीक है, तो खाई कहाँ प्रचलित है, अपने पता होगा एशिया कंट्री में भी आपको पता है, पश्चिमी मोर्चे पर। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिमी मोर्चे पर। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा रासायनिक हथियार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग करने वाला कौन था, तो जर्मनी था। जर्मनी सब चाहता था विश्व युद्ध अच्छे से और हमारी सत्ता पूरे विश्व में हो। ठीक है, जर्मनी कोई कमजोर राष्ट्र नहीं था, वो तो थोड़ी सा धोखेबाजी यहाँ वहां से हो गई, इसलिए रूस निकल गया, तो जर्मनी जीत जाती। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में कितने सैनिक, भारत से कितने सैनिक भेजे गए थे, आपको पता होना चाहिए। भारत से लगभग 15 लाख सैनिक भेजे गए थे। यहाँ पर 5, 8, 10, 13, ठीक है, 15 लाख सैनिक लगभग भेजे गए थे। 13 लाख लगा देना उत्तर ऐसा आए तो। ठीक है, और गांधी जी ने भेजे थे, गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का सम्राट कौन था, तो सर विलियम द्वितीय। तो विलियम केसर द्वितीय जो था ये जर्मनी का सम्राट था। इसकी महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, जब दीर्घकालिक कारण पढ़ते हैं तो इसमें आपको मिलता है। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध का पहला प्रमुख युद्ध कौन सा था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया, मारने का युद्ध लड़ा गया, सबसे प्रमुख युद्ध जो लड़ा गया मारने का। देखो गैलपोली का युद्ध भी सबसे प्रमुख युद्ध है, लेकिन सबसे पहला पूछा है तो मारने का युद्ध। ठीक है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब बाहर हुआ? मैंने बताया 1917 में रूस बाहर हुआ और अमेरिका अंदर हुआ। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब हुई, मतलब 1920 में हुई। ठीक है, 1920 में हुई, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वर्साई की संधि में जर्मनी का क्या आरोप, जर्मनी पर क्या आरोप लगाए गए? युद्ध शुरू करने का जिम्मेदार कौन था? जर्मनी। मैंने बताया आपको, जर्मनी चाहता तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता था, वो तो थोड़ा धोखेबाजी होगी, नहीं तो जर्मनी काम कर ही देता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया का सहयोगी कौन था? प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया का सहयोगी कौन था? तो ऑस्ट्रिया का सहयोगी था जर्मनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया का सहयोगी कौन था? तो ऑस्ट्रिया का सहयोगी हो जाएगा आपका, ठीक है, जर्मनी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अमेरिका नहीं आता तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र नहीं जीतते। ठीक है, कौन जीतता? ये जीतते, धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जीतने का कारण क्या था? अमेरिका था। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? मैंने बताया 1920, 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहां था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। कहां था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई? राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई की संधि के तहत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो प्रमुख संधि हुई वो वर्साई की संधि थी। ठीक है, राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य था विश्व में शांति को बनाए रखना। राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति को बनाए रखना। ठीक है, राष्ट्रसंघ का पहला महासचिव कौन था? ठीक है, राष्ट्रसंघ का पहला महासचिव ब्रिटेन से बना था और वो कौन था? डॉक्टर एरिक ड्रमोट। ठीक है, डॉक्टर एरिक ड्रमोट राष्ट्रसंघ के पहले महासचिव थे। ठीक है, डॉक्टर एरिक ड्रमोट। ठीक है, राष्ट्रसंघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? राष्ट्रसंघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जब राष्ट्रसंघ बना उस समय संस्थापक सदस्य थे 52। ठीक है, 32, सॉरी 32 में ही टिक लगाया था ना मैंने, 32। ठीक है, राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी। राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य कितने थे? 5 थे, जो परमानेंट मेंबर थे। अमेरिका में राष्ट्रसंघ की सदस्यता क्यों नहीं ली? क्योंकि वहां की कांग्रेस ने मंजूरी दी, इसलिए राष्ट्रसंघ विफल भी हुआ। जब अमेरिका खुद तुम विश्व युद्ध जितवा रहे हो, राष्ट्रसंघ बनवा रहे हो और खुद उसमें शामिल नहीं हो रहे हो, तो अमेरिका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने मंजूरी दी। कांग्रेस अर्थात वहां की जो संसद थी उसने मंजूरी नहीं दी। ठीक है, राष्ट्रसंघ में विवाद सुलझाने के लिए कौन सा निकाय था? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय था, कि विवाद ना हो दो राष्ट्रों के बीच में, इसके लिए कौन था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय था। ठीक है, राष्ट्रसंघ के किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा था? राष्ट्रसंघ ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए? तो राष्ट्रसंघ ने सब देशों पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए, जैसे कि जर्मनी पर सैन्य प्रतिबंध लगाए और यहाँ पर आपके इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या थे? धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जापान ने 1931 में किस क्षेत्र पर कब्जे किए जिससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को दाग लगा? ठीक है, जापान एक छोटा सा राष्ट्र, ठीक है, जो कि धुरी राष्ट्रों में शामिल था, इसने 1931 में क्या कर दिया? मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन के मंचूरिया, चीन इतना बड़ा है सोचो, उसके मंचूरिया प्रांत पर आक्रमण करके जापान ने उसको जीत लिया। ठीक है, 1935 में इटली ने किस देश पर आक्रमण किया? तो 1935 में इटली था, इटली ने पेल दिया किसको? इथोपिया को। ठीक है, 1935 में इटली ने किसको मार दिया? इथोपिया को मार दिया। अब ये दूसरे विश्व युद्ध के कारण बन रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल। राष्ट्रसंघ बना था कि विश्व में शांति बनी रहे, अर्थात कि कभी युद्ध ना हो, लेकिन राष्ट्रसंघ इसमें विफल हो गया और राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है द्वितीय विश्व युद्ध को ना रोक पाना। ठीक है, राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा था? राष्ट्रसंघ बना, इसका उत्तराधिकारी संगठन कौन बना? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना। ठीक है, राष्ट्रसंघ का विघटन कब हुआ? 1946 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया तो राष्ट्रसंघ का विघटन हो गया।
राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति क्या थी? राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति क्या थी? भारत इसका संस्थापक सदस्य है, क्योंकि हम उस समय ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन ने हमको ऐसे ही शामिल कर लिया था बिना पूछे जांचे। ठीक है, तो राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति क्या थी? हम इसके संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, राष्ट्र संघ की परिषद का कार्यकाल कितना था? राष्ट्र संघ की परिषद का कार्यकाल कितना था? तो राष्ट्र संघ की परिषद का कार्यकाल होता था 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। ठीक है, इसमें स्थायी सदस्य कितने थे? पूछेगा 5। इसमें संस्थापक सदस्य कितने थे? 32। इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हुए हैं? तो 58 हुए हैं। कितने हुए हैं? 58। ठीक है, 1934 में 58। राष्ट्र संघ में अधिकतम सदस्य संख्या देश कितनी थी? 1934 में 58। ठीक है, राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद थे? तो बता देना 22 अनुच्छेद थे। राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद थे? बोल देना 22 अनुच्छेद थे। ठीक है, 26 गलत उत्तर है, 22 अनुच्छेद थे। ठीक है, अच्छा पीछे हो रही है। राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को पारित करने के लिए किसने बहुमत की आवश्यकता है? राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो कितने बहुमत की आवश्यकता होगी? तो इसमें एक मत होना पड़ेगा। जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उनको क्या होना पड़ेगा? एक मत होना पड़ेगा। 5 पूर्णकालिक सदस्य जो होंगे उनको एक मत होना पड़ेगा। तो राष्ट्र संघ में के किसी भी प्रस्ताव को पारित करना है तो 5 जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनके सभी को एक होना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आ गया 1857 की क्रांति के प्रश्न। 1857 की क्रांति में जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं कि विद्रोह कहाँ हुआ और इसको कहाँ के विद्रोह को किसने कुचला, ये वाला आपको टॉपिक देखना है। तो सबसे पहले इसको देख लो कि सबसे पहले विद्रोह जैसे होता है तो कहाँ पर होता है और उसको कौन दबाता है। तो सबसे पहले जैसे विद्रोह होता है दिल्ली में, और यहाँ पर कौन विद्रोह करता है? बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के सम्राट हैं। आपको पता है कौन है भारत के सम्राट हैं, और कौन है? बख्त खां। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर विद्रोह करते हैं। और अंग्रेजी अधिकारी जो होगा जो इसको विद्रोह को दबाएगा वो कौन है? जनरल विल्सन और जॉन निकोल्सन। ठीक है, तो निकल्सन और विल्सन 2 लोगों का नाम याद रखना दिल्ली में। कानपुर में नाना साहेब हैं, विद्रोह करते हैं, और तात्या टोपे 2 प्रमुख नाम है। कानपुर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर आउटरम, कैंपबेल और हैवलॉक है। कौन है? आउटरम, कैंपबेल और हैवलॉक यहाँ पर विद्रोह का दमन करते हैं। झांसी में लक्ष्मीबाई है और ह्यूरोज है। कौन है यहाँ पर दमन करने वाला? ह्यूरोज है। तो ह्यूरोज का नाम बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी जाता है कि झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया था? ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई किससे हुई थी? तो आपको वहां पर बताना होता है ह्यूरोज से हुई थी। ठीक है, इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल और हेनरी लॉरेंस, फिर इसके बाद बरेली में खान बहादुर खां, और यहाँ पर कौन है? होम ग्रांट। फिर बिहार में कुंवर सिंह, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है ना। और यहाँ पर कौन विद्रोह का दमन करता है? विलियम टेलर। ठीक है, फैजाबाद में अहमदुल्ला शाह और तात्या टोपे, और यहाँ पर कौन विद्रोह का दमन करता है? कैंपबेल। ग्वालियर में आपको पता है, ग्वालियर में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज यहाँ पर भी होता है। तो इस तरह से ये 1857 के विद्रोही और इनकी प्रमुख घटनाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था, जहां भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। परमानेंट याद रखना। ठीक है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? क्या पूछेगा? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर आप बता देना कि जो वहां पर बंदूक चलाई जाती थी, जिसमें कारतूस भरी जाती थी, उसमें सुअर और गाय की चर्बी होना बता दिया गया। तो इससे सिपाही भड़क गए थे। तो एनफील्ड राइफल की जो कारतूस है उसमें क्या हो गया था? सुअर और गाय की चर्बी का होना, ये सबसे बड़ा इसका कारण था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इसका उत्तर बता देना कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। डलहौजी ने पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी, पर अपन को याद रखना होता है डलहौजी नहीं था। कौन था? कैनिंग था। डलहौजी 1856 में चला गया था और कैनिंग 1856 में आ गया था। ठीक है, 1856 से 62 के दौरान कौन था? कैनिंग था। ठीक है, क्रांति के दौरान दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो देखो, दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को। किसे? बहादुर शाह जफर को। और ये दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व भी करते हैं। जनता जो थी भारत की, वो भले अंग्रेजों का शासन यहाँ पर आ गया था, भारत मुगलों के अधीन बहुत समय से था, तो मुगल शासक को अपना नेता मानती थी, अपना राजा मानती थी, अपना बादशाह मानती थी। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई? ठीक है,
तो पता है आपको कहाँ हुई? ग्वालियर में। कहाँ पे हुई? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है, किससे लड़ी थी इन्होंने आखिरी युद्ध? तो बता देना आप, ह्यूरोस से। ठीक है, ह्यूरोस से। इसके बाद कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था? मैंने अभी आपको बताया, तात्या टोपे, नाना साहेब। ठीक है, तो नाना साहेब यहाँ प्रमुख हो जाएंगे, तात्या टोपे ग्वालियर और झांसी तरफ चले गए थे। ठीक है, बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी हैं? तो बेगम हजरत महल आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अवध का क्षेत्र जो था, लखनऊ वाला क्षेत्र है, यहाँ से बेगम हजरत महल जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बेगम हजरत महल कहाँ से जुड़ी हुई है? लखनऊ वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो बेगम हजरत महल किस स्थान से जुड़ी हुई है? लखनऊ वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ठीक है, तो वीडी सावरकर जो कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ठीक है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जो कि प्रथम शहीद माने जाते हैं भारत के। 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहादत इन्होंने ही दी थी। या भारत में सबसे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ शहादत दी थी, वो मंगल पांडे जी ने ही दी थी। ठीक है, बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बरेली में जो विद्रोह हुआ, वहां का नेतृत्व किसने किया? देखो, तात्या टोपे, ये तो ग्वालियर थे। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह आपको बिहार में थे। अहमद शाह, तो खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व हो जाएंगे। ठीक है, क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया? क्या बोल रहा है? क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया? बार बार बता दिया, कुंवर सिंह ने किया। किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया। नाना साहेब ने कानपुर में किया। तो सारी चीजों को याद रखना। ठीक है, क्या पूछा? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। बेगम हजरत महल ने किया लखनऊ का। बहादुर शाह जफर ने किया दिल्ली का। कुंवर सिंह ने किया बिहार, जो कि प्रश्न में पूछा, और नाना साहेब ने किया कानपुर का। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हुए। 1857 की क्रांति से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कहां से नेतृत्व किया। ठीक है, किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भी है, बार बार इस पर चर्चा की जाती है कि सिंधिया शासक ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, क्रांति के दौरान राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सक्रिय था? क्रांति के दौरान राजस्थान में भी क्रांति हुई, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र सक्रिय था? तो नासिराबाद का क्षेत्र जो था वो राजस्थान में सक्रिय था, वहां पर विद्रोह हुआ था, नासिराबाद का क्षेत्र। ठीक है, किस सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया? ठीक है, किस सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो यहाँ पर ये आपका गोरखा और सिख सेना ये अंग्रेजों के साथ देगी। ठीक है, देख लेते हैं। गोरखा और सिख सेना अंग्रेजों के विद्रोह दबाने में अंग्रेजों का साथ देती है, मतलब भारतीय विद्रोह दबाने में अंग्रेजों का साथ देती है। ठीक है, अंग्रेजों ने 1857 क्रांति को क्या कहा? इसे अंग्रेजों ने 1857 क्रांति को कहा कि सैनिक विद्रोह, केवल सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, भारत की जनता कोई टेंशन नहीं ले रही। तो 1857 क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? हमारे प्यारे वीडी सावरकर जी ने कहा। ठीक है, 1857 की क्रांति के विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? संगठन और नेतृत्व की कमी, जनता का सहयोग, अंग्रेजी शक्ति। तो संगठन और नेतृत्व की कमी थी। ठीक है, संगठन नहीं बन पाया था, पूरे देश में एक साथ लोग संगठित नहीं हो पाए थे। ठीक है, क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? देखो, अंग्रेजों का भारत से पलायन, कंपनी का शासन की समाप्ति, अंग्रेजों की हार, भारतीय संविधान की रचना। देखो, भारतीय संविधान की रचना आपको पता है दोस्तों कि 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत होती है, तो ये तो बहुत ही गलत उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों की हार नहीं होती, अंग्रेज भारत छोड़कर 1947 में जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर कोई सही उत्तर नहीं है। कंपनी के शासन की समाप्ति जरूर हो जाती है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 से महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित किया जाता है। अंग्रेजों का भारत से पलायन नहीं होता, ये 1947 में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या है? कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो 1857 क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम अंग्रेज कंपनी का शासन का समाप्त होना। ठीक है,
क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम लागू हुआ? मैंने बताया भारत शासन अधिनियम 1858। क्या है? 1858। ठीक है, क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, क्रांति के समय बंगाल आर्मी में भारतीय सैनिकों का प्रतिशत कितना था? तो ये मुझे याद नहीं है, पर 87% होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं। 87% है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाने की संभावना कम होती है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो तात्या टोपे जी, जो आपको पता है कहाँ से विद्रोह करते हैं, ग्वालियर से विद्रोह करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ भी रहते हैं, और इनका वास्तविक नाम हो जाता है रामचंद्र पांडुरंग। तो ये मिक्स दो नाम कैसे कर दिए भैया तुमने? रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम होता है। ठीक है, क्रांति के किस केंद्र को अवध का गढ़ कहा गया? ठीक है, तो अवध का गढ़ किसको कहा जाएगा? लखनऊ को कहा जाएगा। ठीक है, अवध का गढ़ लखनऊ को कहा जाएगा, जहां पर कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा संघर्ष किसने किया? सबसे लंबा संघर्ष किया था तात्या टोपे ने, सबसे लास्ट में इन्हीं को फांसी हुई थी। ठीक है, झांसी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का झांसी के समय ह्यूरोज। ठीक है, मैंने आपको बताया झांसी की रानी की जो मृत्यु होती है किससे लड़ते समय होती है? ह्यूरोज से। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होता है कि झांसी की रानी का जो रोल था वो कहाँ था? ह्यूरोज। ठीक है, अब इस चीज को बार बार पूछा जाता है कि झांसी की रानी का अंतिम युद्ध किससे हुआ, झांसी में विद्रोह को किसने दबाया? तो ह्यूरोज ने। ठीक है, क्रांति के दौरान किस स्थान पर पहली गोली चली? कमेंट करके जल्दी से बताना, क्रांति के दौरान किस स्थान पर पहली गोली चली? ठीक है, क्रांति के दौरान किस स्थान पर पहली गोली चली? जिस स्थान से विद्रोह चालू हुआ होगा वहीं पर पहली गोली चली होगी। ठीक है, तो क्रांति के दौरान सबसे पहली गोली कहाँ चली होगी बताओ? मेरठ में चली होगी। बोलना सर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अच्छा, बैरकपुर छावनी। ठीक है, मेरठ के ही थे, मेरठ से क्रांति चालू हुई, और बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे वहां पर थे। तो ठीक है, बैरकपुर में सबसे पहले क्रांति की अगर गोली, लेकिन 1857 की क्रांति उसके बाद चालू होती है मई में। तो अगर ऐसा कुछ कंट्राडिक्ट होता है तो आप मान सकते हो। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण कौन सा माना जाता है? तो 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था या वीडी सावरकर ने कहा था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बता देना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अभी हमारे पास लगभग कितने प्रश्न हुए हैं? लगभग हमारे पास 150 से ज्यादा प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, इतिहास के। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ। ठीक है, बता दो ऑप्शन में। बंबई में। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होगा? मुंबई में। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक। ठीक है, सॉरी, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हो गया? कांग्रेस बट गई थी गरम दल और नरम दल में। कब हुई थी? 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर। ठीक है, 1907 के अधिवेशन में। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, सूरत का विभाजन भी कहा जाता है, कांग्रेस का विभाजन भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? क्या बोल रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? बंगाल विभाजन के समय हुआ। तो इसका बंगाल विभाजन उत्तर होगा, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दो जगह अलग अलग कौन सा होम रूल आंदोलन चलाया। ठीक है, होम रूल यानी अपने घर का रूल, यानी कि स्वराज की बात लगभग कही। तिलक और एनी बेसेंट 1916 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत प्रसिद्ध घटना है, कभी किसी को भूलेगी नहीं। 1919। ठीक है, कब हुआ? 1919 में हुआ। जनरल ओ डायर का नाम होगा। जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में अमृतसर में है, यहाँ पर निहत्थों पर गोली चला दी गई, और अंग्रेजों को उसके बाद जो हालत खराब की थी हमारे क्रांतिकारियों ने, वो अंग्रेज भूलेंगे नहीं। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ? तो 1920 में ही चालू हो गया था। ठीक है,
1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ये सब जलियांवाला कांड के विरोध में, बहुत सारी चीजें हुई उनके विरोध में, ठीक है। चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया? अब चौरा चौरी कांड 1922 में होता है, ठीक है, 5 मार्च 1922, ठीक, 12 मार्च 1922। तो यहाँ पर 5 मार्च को था, 12 मार्च को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो था असहयोग आंदोलन वो वापस ले लिया गया, ठीक है। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था वो वापस हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में आया। कब आया? 1927 में भारत आया। 1928 में पहुंचा, 27 में बना, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। 1928 में भारत आया, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, ठीक है भैया। भारत कोप दिवस कब होता है? शोक दिवस होता है, कुछ भी प्रश्न डाल दिए, ठीक है। कोप दिवस। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या निर्णय लिया गया? क्या लिया गया? भारत छोड़ो, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया गया था, मैंने बताया था, रावी के तट पर, ठीक है, पूर्ण स्वराज। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, सबको पता है, एक बच्चे को पता है, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, गुजरात में दांडी के साबरमती, ठीक है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया गया? तो करो या मरो, डू और डाई, क्योंकि अब समय बहुत हो गया है, तो करो मरो का आंदोलन किस समय किस समय के दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, BCA, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने BCA किया और बोला करो या मरो, डू और डाई का समय आ गया है, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा आपके देने सुभाष चंद्र बोस जी ने। कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया कि दिल्ली चलो और यहाँ से तख्ता पलट का समय आ गया है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगवान, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बोल देना भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने, ठीक है। सब क्रांतिकारी महान है, इन्हीं के कारण तो आज हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन, अभी संविधान के प्रश्न आ गए, ठीक है। लगभग आपके 190 प्रश्न कर दिए गए इतिहास के। कितने? 190 प्रश्न किसके कर दिए गए? इतिहास के। अब संविधान के प्रश्न आ गए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो देखो, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सत्यानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रश्न कहाँ चला गया भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रश्न क्या है? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389 थे। कितने थे? 389, ठीक है। 389 कैसे थे? 296 प्लस 93, 296 थे ब्रिटिश प्रांत से और ये कितने से? देसी रियासतों से, ठीक है। देसी रियासत और टोटल 389 थे, ठीक है। भारत विभाजन 1947 के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान की असेंबली में कुछ लोग चले गए, तो भारत में बचे 299, ठीक है। कितने बचे? 299। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, तो 24 जनवरी 1950। पहला कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अंतिम कब हुआ? 24 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? भारत में लागू तो 26 जनवरी को हुआ, लेकिन संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना लिया। ऑप्शन बी। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ये प्रश्न कहाँ चले गए? ये आ गए। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से या इंग्लैंड से, ठीक है। ऑप्शन ए। नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। डीपीएसपी जो कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित डीपीएसपी, ये किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। भाग 4, ठीक है।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन है? भारतीय संविधान में कई जगह से कई स्रोत चीजों को लिए गए हैं, तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत पूछा गया कि सबसे बड़ा इकलौता स्रोत पूछा जाए भारतीय संविधान का, तो वो कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत बड़ा है और इसी से सारी चीजें ले ली गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस देश के संघीय व्यवस्था से प्रेरित है? भारतीय की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से है? कनाडा से। किससे है? कनाडा से। तो कनाडा जैसी संघीय व्यवस्था ली गई है, केंद्र और राज्यों की शक्ति है जो बात है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। कहां से लिए गए हैं? रूस से। प्रश्न ही नहीं गायब है आधे। चलिए देखते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद? आधे प्रश्न गायब है, ये प्रश्न हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब पीपीटी गड़बड़ हो गई है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये यहाँ पर इसके प्रश्न गड़बड़ है संविधान के, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपके ये प्रश्न लगभग 200 प्रश्न थे, तो मतलब 2 दूनी 400 स्लाइड गायब होंगी, तो ये 400 स्लाइड को हटा देते हैं, ठीक है। और अपन अच्छा वाला काम करेंगे जहाँ पे हमको अच्छे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। रुके रहेंगे, लाइव बने रहेंगे, जब आपको लाइव बुलाया है तो लाइव बने रहेंगे, ठीक है। ये मौलिक अधिकार के प्रश्न पीपीटी में कलर का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया, ब्लैक कलर से प्रिंट हो गए हैं, इसलिए गड़बड़ी है, ठीक है। हम साइंस के प्रश्न लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम साइंस के प्रश्न चालू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें पीपीटी में आपके मौलिक अधिकार के प्रश्नों में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। सभी लोग बने रहेंगे। जब तक इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है, बताइए। यहां से आ जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है। तो बता देना, भारतीय संविधान में राज्यपाल का जो पद है वो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 153 में, ठीक है। अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए, ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल न्यूनतम किस आयु का होना चाहिए? तो किस व्यक्ति को, सॉरी, राज्यपाल बनना है तो वो किस एज का होना चाहिए? तो राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। कितनी हो जानी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है।
राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ किसके समक्ष लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो जैसे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वैसे राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, राज्यपाल किस स्थिति में विधानसभा को भंग कर सकता है? कब कर सकता है? देखना, जब चाहे तब ऐसा नहीं कर सकता, अपने मन की चल रही है क्या, संवैधानिक चीजें हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति से हाँ कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जब बोल देगा, अनुच्छेद 200 आपको पता होगा, उसके तहत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल किस प्रकार की शक्तियां रखता है? राज्यपाल किस प्रकार की शक्तियां रखता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, सभी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल रखते हैं। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन अपराधों पर लागू नहीं होती? ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वैसे ही राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ये किन अपराधों पर लागू नहीं होती, इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्युदंड पे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति लागू नहीं होती। राष्ट्रपति चाहे तो आपके मृत्युदंड को माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य में द्विसदनी विधानमंडल होने पर उच्च सदन क्या कहलाता है? तो जब किसी राज्य में 2 सदन का विधानमंडल होगा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे, तो सॉरी, विधान परिषद और विधानमंडल दोनों होंगे, तो उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक है, और सॉरी, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 है। परिषद के लिए, किसके लिए? परिषद के लिए 30 वर्ष है, और विधानसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। सरपंच सरपंच बनना है तो इसके लिए 21 वर्ष है। ठीक है, और वोट देने के लिए 18 वर्ष है। तो विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, विधायक बन जाओगे अगर 25 साल के हो गए हो। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त करने या स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाना, जैसे मध्य प्रदेश में है कि नहीं विधान परिषद, नहीं है, इसको बनाना है कि नहीं, या अगर किसी राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में है तो इसको हटाना है कि नहीं, तो इसका अधिकार किसके पास है? हमारी प्यारी संसद के पास। ठीक है, साधारण बहुमत से संसद ऐसा काम कर सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष का अनुभव जरूरी है? ठीक है, कितने वर्ष का अनुभव जरूरी? कोई अनुभव जरूरी नहीं है, आप ऐसी विधान परिषद के सदस्य बन सकते हो, मेरे को उठा के बना दें। विधान परिषद का अधिकतम आकार विधानसभा का कितना हो सकता है? विधान परिषद का अधिकतम आकार विधानसभा का कितना हो सकता है? ठीक है, तो विधान परिषद का आकार जो होगा वो विधानसभा का 1/3 होता है, 1/3। ठीक है, राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है विधानसभा का कार्यकाल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? विधान परिषद कैसा है? एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात इसका हर, देखो, इसका भंग नहीं किया जा सकता, सही बात है, ये भी सही होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सही है। उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, परोक्ष चुनाव, राष्ट्रपति की नियुक्ति, ये वो परोक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष रूप से पूरी जनता नहीं करती ना चुनाव। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव वही है जिसमें पूरी जनता पार्टिसिपेट करे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष की, अप्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, जिसमें पूरी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो सब चुनाव अप्रत्यक्ष है। ठीक है, उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो भाग पूछा है। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में क्या है? उच्च न्यायालय का पूछा। अच्छा, उच्च सर्वोच्च न्यायालय के नहीं। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में आपको भाग पता होना चाहिए किस भाग में क्या है। ठीक है, तो भाग 1 में आपको पता है क्या है? राज्य के बारे में बातें बताई गई हैं। भाग 2 आपको पता है किसके बारे में बात बताई गई है? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। भाग 3 आपको पता है किसके बारे में बात बताई गई है? भाग 3 में आपको बताई गई है आपके वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भाग 4 में आपको क्या बताया गया? भाग 4 में आपको क्या बताया गया है कि डीपीएसपी बताया गया, डीपीएसपी। और भाग 5 में क्या बताया गया? पूरा संसद बताया गया है। ठीक है, भाग 5 में। और भाग 6 में क्या बताया गया? राज्य बताया गया। और भाग 7 में आपको क्या? भाग 7 में आपको बाकी की चीजें। तो भाग 7 यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है,
भाग 6, क्योंकि राज्य के साथ ही है क्या आपका ये राज्यों से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो यहीं पर उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से संबंधित भी है। भाग 5 में, ये भाग 7 में निरसित हो चुका है, ठीक है। भाग 7, अच्छा हाँ, भाग 7 निरसित हो चुका है, इसलिए याद नहीं आ रहा था कि भाग 7 में क्या है। इसमें जो प्रोविजंस थे ना, इससे राजा महाराजा से संबंधित प्रीवी पर्स वगैरह वो सब था, ये हटा दिया गया भाग 7, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या है, नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति राष्ट्रपति और शपथ राज्यपाल। बहुत घोटाला है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष, ऑप्शन बी, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ निर्धारित होता है? कौन निर्धारित करता है? कहाँ निर्धारित होता है? ये क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। जहां राष्ट्रपति चाहे वहां निर्धारित होता है उच्च न्यायालय का मुख्यालय। उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में शक्तियां दी गई हैं? अनुच्छेद 214 में, 215, 206 सब में दी गई, ठीक है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता में हुआ होगा, है कलकत्ता, हाँ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक वकालत, 10 वर्ष तक वकालत, 10 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं, 10 वर्ष तक वकालत हो, ठीक है, तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो। उच्च न्यायालय की पीठ बनाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, चाहे जहां पीठ बना दे। उच्च न्यायालय के न्यायालय का न्यायालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सब निर्णय, इसके निर्णय रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, क्योंकि यह संसद पर नियंत्रण करता है, क्योंकि यह कार्यपालिका के आदेश देता है। कार्यपालिका को आदेश तो नहीं देता, क्योंकि इसके रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रिकॉर्ड संरक्षित होते हैं, इसलिए इसे न्यायालयों का न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद उसकी सूची में वर्णित है? अनुच्छेद 246 में हाँ है, अनुच्छेद 326 में आपत्त है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अनुच्छेद 367 में संशोधन है। तो अनुच्छेद 246 और 3 अनुसूचियां, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विवरण करती है? कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची आपको पता है, उसमें 3 सूचियां कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और एक अन्य सूची है समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। किसी को कोई कष्ट, परेशानी, दिक्कत हो तो कमेंट कर दे। वित्तीय संबंधों को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में। कहां पर? अनुच्छेद 280 में वित्तीय संविधानों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। शिक्षक किस अनुसूची में आती है? शिक्षक कुछ सूची में आती है। शिक्षक किस सूची में आती है तो बताना पड़ेगा। शिक्षक किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती। पहले ये राज्य सूची का विषय था, फिर 42 में संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में मार दिया गया, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसका मूल अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 131 याद होगा। कौन सा? 131, ठीक है। अनुच्छेद 131 याद होना चाहिए, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। देखो, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें सब में अलग अलग कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन अवशिष्ट जो बच गए उनमें कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, ठीक है, संसद। राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार क्या है? अनुच्छेद 356 है, और क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अरे सब पलट जा अपने मन से। केंद्र और राज्यों के बीच असहमति होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? केंद्र का। केंद्र और राज्य अगर किसी कानून पर असहमत हैं तो किसका कानून प्रभावी होगा? केंद्र का, ठीक है। अरे पीछे हो रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं किस सूची में आती हैं? देखो, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, इन सब की नियुक्ति केंद्र से, तो केंद्र के लिए केंद्रीय सूची अर्थात की संघ सूची में आती है, ठीक है। आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध कैसे बदल जाते हैं? सभी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। ऐसा ऑप्शन है। राज्य की सभी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, केंद्र में राज्यों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, राज्यपाल में, ठीक है, ये हो जाता है। ये केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है, ठीक है।
संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, भाग 14 में। किसमें? भाग 14 में। ठीक है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315। ठीक है, अनुच्छेद 315। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बता देना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 6 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है। यूपीएससी के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संसद पूरी प्रक्रिया अपनाती है। ठीक है। यूपीएससी के कार्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 320 में। यूपीएससी के कार्य अनुच्छेद 320 में। ठीक है। यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? मतलब यूपीएससी अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो किसको प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रपति को करेगा, और राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगी। ठीक है। यूपीएससी के सदस्य किस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं? यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो किस तरह के पदाधिकारी होते हैं? तो यूपीएससी के सदस्य संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर प्रदान है। यूपीएससी के सदस्य की अयोग्यता किस स्थिति में मानी जाती है? मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए, दोष सिद्ध हो जाए कि हाँ आप दोषी हो, लाभ का पद धारण कर लो, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? यूपीएससी का प्रमुख कार्य क्या है? यूपीएससी जो काम करेगी उसका मुख्य कार्य क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती व परीक्षा आयोजित करना। ऑप्शन सी, अखिल भारतीय परीक्षाओं की भर्ती व परीक्षा आयोजित करना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? देखो, चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि पूरे देश में चुनाव कराती है। ठीक है ना, और ये एक संवैधानिक संस्था है, तो इसका संविधान में जरूर वर्णन होगा। कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 324। देखो, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 280 है, यह वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 326 है, यह वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 330 यह एसटी/एससी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होते हैं? तो देखो, भारत में चुनाव आयुक्त 3 होते हैं। एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 1989 के बाद से ये सारी चीजें बदली थी, आपको पता है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव, देखो जो संवैधानिक संस्था है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे चुनाव आयोग के अध्यक्ष सदस्य हो, कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 324 में वर्णन है। ठीक है। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? क्या बोल रहा है? चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। ऑप्शन सी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है? ठीक है, तो देखो, उनके वेतन संसद द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं है, केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। उपरोक्त सभी, ठीक है, इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, इसका मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है इस बॉडी का? तो संसद के चुनाव कराना, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका को सलाह देना। ठीक है। संसद का कानून बनाना, नहीं ये गलत है, सॉरी, ऑप्शन ए मैंने गलत पढ़ लिया। संसद को कानून बनाना ये गलत है, ये संसद का काम, चुनाव आयोग का काम नहीं है। न्यायपालिका को सलाह देना ये भी चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव कराना ये इसका काम है, और बजट तैयार करना इसका काम नहीं, संसद का काम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसका प्रमुख कार्य क्या है ये पूछा है। ठीक है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चुनाव भवन, निर्वाचन भवन जिसे नई दिल्ली में आप बोलते हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है? पहला है राष्ट्रपति की इच्छा से, संसद के विशेष बहुमत से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से, सुप्रीम कोर्ट से के आदेश से। ठीक है, तो संसद के विशेष बहुमत से। ठीक है, संसद के विशेष बहुमत से इसको हटाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया है, उसका वर्णन है। ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और बहुत सरल प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर जरूर बनना चाहिए। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो पहले थे वो कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। और टी.एन. शेषन आपको पता है बहुत प्रसिद्ध हैं चुनाव सुधारों के लिए, लेकिन पहले चुनाव आयुक्त मिलेंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन सी है, सुकुमार सेन नहीं, सुकुमार सेन। ठीक है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है या कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभिक अवस्था में 14 भाषाओं का वर्णन था। जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? 14 थी। इसके बाद 3 बार संशोधन किया गया, ठीक है ना, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन, जिसमें अन्य भाषाएं शामिल हुई। वर्तमान में 22 है, तो प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14 थी। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो मैंने बता दिया आपको, 22 है। हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। बहुत महत्वपूर्ण, भारत की राजभाषा है हिंदी, याद रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अनुच्छेद कौन सा? 343। संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषा का प्रावधान है? ठीक है, तो देखो भाग आपका, यहां पर भाग देख लेते अपन। भाग आपका जो 14 था वो किससे संबंधित था? लोक सेवा आयोग से। फिर भाग 15 हो जाएगा चुनाव आयोग से। भाग 16 आपका हो जाएगा भाषाओं से। तो 16 है क्या? 16 नहीं है तो 17 होगा, फिर ऑप्शन ए, भाग 17। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से। ठीक है, भाग 16 किससे संबंधित हो जाएगा आपका? चलिए देखते हैं। अंग्रेजी भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा कितने वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है? तो ये 15 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन ये चिरकाल तक चलता गया, अभी भी चल रहा है अंग्रेजी भाषा को सहायक भाषा बनाने का प्रावधान। ठीक है, राज्य अपनी भाषा को आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना सकता है? ठीक है, तो राज्य को, जैसे तमिलनाडु को अपनी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाना है, तो कौन सा अनुच्छेद ऐसी शक्ति देगा? 345। कौन सा? 345। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच संचार किस भाषा में होगा? ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच संचार होगा वो किस भाषा में होगा? या तो हिंदी में होगा या तो अंग्रेजी में होगा। ठीक है, बाकी किसी भाषा में नहीं होगा। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है अनुच्छेद 351। 351 किससे संबंधित है? हिंदी के प्रचार प्रसार से। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही आपको पता है अंग्रेजी भाषा में होती है। न्यायालय की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन इसका अनुच्छेद भी याद रखो, 348 है। संविधान के किस संशोधन से 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2003 में। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस भाग में वर्णित है? बताओ, आपात उपबंध किस भाग में वर्णित है? तो आपका भाग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भाग 19 हो जाएगा। कौन सा? भाग 18। भाग 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 62 तक। 19 में तो आपका संशोधन वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, इसका आधार क्या है? सशस्त्र विद्रोह। पहले क्या था? आंतरिक अशांति, अब क्या है? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अनुच्छेद 356 किस संबंधित? राज्य में आपातकाल लगेगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, भारत में कभी नहीं लगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, भारत में कभी नहीं लगा। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? एक भी बार नहीं। ऑप्शन डी। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? 3 बार। जब भारत और चीन का युद्ध लड़ा 1962 में, जब भारत ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा 1971 में, जब भारत में इमरजेंसी लगाई 1975 में, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन के बाद हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए, 6-6 महीने करके लगाया जाएगा, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, किस संशोधन में आपातकाल की घोषणा दुरुपयोग को रोकने हेतु कठोर शर्तें बनाई गई? 44 में। देखो 42 संविधान संशोधन किया, आपातकाल कभी भी लगा सकते थे। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय का, लेकिन उसको सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें आपातकाल लगाने की शर्तों को कठोर कर दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है,
संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? तो संविधान में संशोधन हो सकता है, जी सर बिल्कुल हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है सर? बोलना 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और साधारण बहुमत प्लस राज्यों का सहमति। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो 3 प्रकार है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और राज्यों की सहमति। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? इसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किस अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। किस संशोधन में 18 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया गया? तो यह किया गया 61वां संविधान संशोधन की। अब मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है। संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। ठीक है। 1976 में क्या किया गया कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए। अनुच्छेद 51 काम है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 आपका संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है। 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से संबंधित है? 86वां शिक्षा का अधिकार। किससे? शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया? अमेरिका से। ठीक है। अब हमारे पास जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि किसके हैं? आपके साइंस के। ठीक है। साइंस के प्रश्नों के लिए मैं पूरी एक अलग से फिर से मैराथन क्लास आपकी लेने वाला हूं। आज हमने लगभग 300 प्रश्न रिवीजन किए, जिसमें से 100 प्रश्न हमारे छूट गए संविधान के। लेकिन अब हम जो अगली क्लास लेने वाले हैं वो साइंस के प्रश्नों की लेने वाले हैं। साइंस में इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारी पीडीएफ अभी आपकी रेडी है, किंतु एरर थोड़ा सा अभी आ रहा है, डाटा का एरर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का भी एरर आ रहा है। इसके कारण मैं आपकी क्लास इसको बाद में रखूंगा, जिसमें आपकी पूरी तरह से साइंस पर डेडिकेटेड क्लास होगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।